Today I'm starting the new poem Keeping Quiet. पोएम ये वाली जो है, ये और जो नेक्स्ट पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये दोनों पोएम्स थोड़े से ट्रिकी हैं. ट्रिकी मींस एक नॉर्मल इंसान, हम वी आर ऑल नॉर्मल पीपल. अब हमें पोएटिक लैंग्वेजेस नहीं आते हैं समझ. हम लोग शायरियां नहीं करते, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं. So that is why we call it as tricky, because the poem has a deeper meaning what is actually given in the book से अलग उसकी मीनिंग्स है. एंड पेपर के अंदर अगर हम वेटेज देखते हैं तो थिंग ऑफ ब्यूटी काफी इंपॉर्टेंट रहा है. एंड आज हम जो कर रहे हैं वो है आपका पैब्लो नेरूडा का लिखा हुआ पोएम कीपिंग क्वाइट. दैट इज योर सेकेंड पोएम. फर्स्ट पोएम वी हैव ऑलरेडी डन. दिस इज आवर सेकेंड पोएम. तो वेरी फर्स्ट आई स्टार्ट इट अलोंग विद माय समरी. पहले मैं समराइज करती हूँ, फिर आपको मैं एनसीईआरटी से करवा रही हूँ. व्हेन वी से द वर्ड कीपिंग क्वाइट, यानी शांत रहना, चुप रहना. तो पहला जो हमारा एक मेन आता है वो है थीम. व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, व्हाई दिस पोएम हैज बीन रिटन. और ये जो थीम है इस पोएम की वो है introspection and retrospection. Now, what is the meaning of introspection and retrospection? Intro का मतलब होता है खुद से, means seeking the answer from yourselves. Seeking the answer from yourselves. अपने से क्वेश्चन पूछना, अपने अंदर झांकना. And retrospection is खुद से क्वेश्चन पूछो और देखो क्या हो रहा है. अपने अंदर झांको. जैसे हम कहते हैं ना, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तो अपने अंदर देखो. इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आस्क योरसेल्फ. नाउ द पोएम के अंदर है द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट. और पोएम के अंदर लिखा हुआ है काउंट अप टू 12. अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो क्वेश्चन आता है कि वाई 12, वाई नॉट 13, वाई नॉट 14. दिस इज बिकॉज 12 आपका जो है वो रिप्रेजेंट करता है मंथ्स. 12 मंथ्स. द जोडियक साइन आर 12. और इसीलिए जो पोएट है ही इज एडवोकेटिंग टू काउंट 12. आपकी जो घड़ी है, क्लॉक, it also has 12 numbers. So 12 is representing the clock, the month, the zodiac signs, and that is why वो 12 पर emphasize करता है. This is one of the question which has repeatedly come in the exam. 2 या 3 बार आ चुका है. वो कहता है कि जब हम ज्यादा देर नहीं, सिर्फ जब हम काउंट कर रहे हैं 1 to 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी देर के लिए हमें चुप रहना है. We need to be quiet. Now this quietness is not आवाज, it is from all the sides. कोई मशीनें नहीं चलेंगी. There would be no machine, there would be no engines, there would be no rush. We would not be using our arms. Arms मतलब अपने हाथों को. अब यहां पर why arms have been used? Because हम अपने मदर अर्थ की, we spoil our mother earth using the hands. We harm the mother earth using the hands. तो हम ना कोई वॉर, मतलब किसी लड़ाई में, किसी भी तरीके के हेट मोंगर्स में, या किसी भी तरीके के हार्मफुल एक्टिविटी को नहीं करेंगे फॉर दैट वन मोमेंट. पोएट कहता है कि जब ऐसा होगा ना, जब एंटायर वर्ल्ड में सब लोग 1 मिनट के लिए खामोश रहेंगे,
that would be an exotic movement. Now what is the meaning of exotic? Exotic matlab very beautiful, very calm. There would be sudden strangeness. What is the meaning of sudden strangeness? Sudden strangeness is alliteration. सडन स्ट्रेंजर्स मतलब जब हम लोगों को आवाज सुनने की इतनी आदत है कि चुप रहना जो होता है ना, हमें लगता है जैसे घोस्ट आ गया. So that would be a strange moment when there would be no noise, there would be no voice, there would be no harm, and we all will be together. सेकेंड पैराग्राफ में पोएट कहता है कि इन द कैपिटल वर्ल्ड, जहां रिच पुअर को, जहां इंडस्ट्रियलिस्ट, जहां लोग जो है ओनली आर बिकमिंग सेल्फिश बाय एक्सप्लॉइटिंग अदर्स, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करके हम सेल्फिश हो गए हैं, जहां हमने इकोलॉजी को इम्बैलेंस कर दिया है, वहां पर फिशरमैन इन द कोल्ड सी, अगर हम देखें तो फिशरमैन जो कोल्ड सी में जाके वेल्स को मारते हैं, वहां पर कोई एक्शन नहीं होगा. इनफैक्ट वो देखेंगे कि उनके हाथों में कितना नुकसान हो चुका है, बिकॉज सॉल्ट को निकालते हुए, आपका जो सी वाटर होता है उसके अंदर सॉल्ट होता है, तो हाथ खराब हो जाते हैं. लेकिन हम अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, हम तो बस चलते जा रहे हैं. सो फॉर दैट वन मोमेंट वी वुड अंडरस्टैंड कि ये हार्म हम दूसरों को नहीं, खुद को कर रहे हैं. This harm is not done to others, but it is to ourselves. Then he says, those who prepare wars, मतलब the war mongers, war mongers का मतलब होता है जो war को advocate करते हैं. And war यहाँ पर कौन कौन से हैं? Not only the war with the weapons, सिर्फ लड़ाई वाले war नहीं, the war with forest, deforestation, pollution, making the atomic and biological weapons, ये सब हम बना तो रहे हैं. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, मतलब हम विक्टोरियस हो गए हैं, हमने सब चीजें बना ली हैं, बट शायद all these efforts will be futile, ये सब बेकार चले जाएंगे, बिकॉज उसे एंजॉय करने के लिए कोई रहेगा ही नहीं. जब ये अर्थ ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे. And at that moment, शायद उस एक मोमेंट we would understand that we all are brothers, हम सब भाई हैं. We would put clean clothes. Clean clothes जो है वो transferred epithet है. Clean clothes मतलब we would be having pure thoughts. He doesn't advocate death. वो ये नहीं कह रहा है कि death सब लोग मर जाए. वो कह रहा है कि एनवायरमेंट इज इन जियोपॉडी, मतलब एनवायरमेंट जो है वो खराब होता जा रहा है, और अगर ऐसे ही खराब होगा तो हमारा एग्जिस्टेंस भी जो है इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. मैन इज सो सेल्फिश, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन उसे नहीं पता है कि इनडायरेक्टली वो खुद को ही नुकसान कर रहा है. वो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं कर रहा है, वो खुद को कर रहा है. वो वेपन्स बनाकर दूसरे लोगों को नुकसान नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली वो खुद को नुकसान कर रहा है. एंड फॉर दिस ही एडवोकेट्स दैट अर्थ को अपना टीचर बनाओ. द अर्थ इज लाइक अ टीचर. व्हाई? because it gives you the message that nature कभी रुकता नहीं है. The nature doesn't stop for anyone. Day, night, changes in the season, then all the seeds which are latent, जो seeds आपके soil के नीचे दब जाते हैं, एक दिन वो पौधा बन जाते हैं. पौधा मर जाता है, फिर से पौधा बन जाता है.
रात होती है, दिन होता है, सीजन्स चेंज होती है, यानी कि जो लाइफ है वो चलती रहती है। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी मस्ट लर्न फ्रॉम द अर्थ एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमें इस अर्थ को बचाना है अगर हमें खुद बचना है। एट द एंड, एंड में वो कहता है दैट नाउ यू काउंट 12। पहले वो कहता है वी, फिर वो कहता है यू। ऐसा क्यों? क्योंकि he says that now I'll go and give this message to all others। मैं दूसरों को मैसेज दूंगा जब तक आप अपने से क्वेश्चन करो और अपने से जवाब पूछो। So this is the poem Keeping Quiet. In this poem we have alliteration, sudden strangeness, clean clothes, anaphora, transferred epithet, clean clothes, enjambment यानी कि जो पोएम है वो विदाउट एनी कॉमा या फुल स्टॉप आगे बढ़ रहा है। पर्सोनिफिकेशन, द अर्थ हैज बीन पर्सोनिफाइड, वी आर हैविंग नंबर ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। So that's the summary of the poem Keeping Quiet. Now let us do the poem along with our NCERT. The poem is written by Pablo Neruda. This you always have to remember. Now we will count to 12। अगर आप यहाँ पर देखो तो we will, जो we will है, this is electrician। आपका ये जो है electrician है, because we और will में दोनों में जो है you are having the W as sound। And we will all keep still। keep still मतलब we will not be moving, हम लोग चुप रहेंगे। वी विल बी क्वाइट, हम शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब अब यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस ऑफ द अर्थ? फेस ऑफ द अर्थ का मतलब होता है बच्चे ओवरऑल। फेस ऑफ द अर्थ का मतलब होता है ओवरऑल। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मतलब ओवरऑल, फॉर सम टाइम। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। यहां पर जो लैंग्वेज है, दिस इज फॉर एंगर, दिस इज फॉर जेलस, दिस इज फॉर जनरल लैंग्वेज। मतलब हम किसी भी तरीके की लैंग्वेज, किसी भी तरीके की भाषा को यूज नहीं करेंगे। लेट अस स्टॉप फॉर 1 second and not move our arms so much। means let us not harm anyone। move our arms मतलब हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी भी तरीके से। नाउ लेट अस आपका जो है वो रिपीट हुआ है अगले अगले लाइन में। सो दिस इज आपका एनाफोरा। Then he says it would be an exotic movement। Now what is the meaning of exotic? Exotic का मतलब होता है beautiful। ऐसा क्यों वो बोल रहा है? Because there would be no rush, no engines, we would all be together in a sudden strangeness। हम लोग सब जो है बिल्कुल साथ में रहेंगे। Why he says साथ में? Otherwise we are always in a hurry to harm others।
बिकॉज वी आर ऑलवेज इन अ हरी टू हार्म अदर्स। हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने का ही काम करते हैं। कभी हम वॉर कर रहे हैं, कभी हम वेपन बना रहे हैं, कभी हम लकड़ियां काट रहे हैं, कभी हम फिश को मार रहे हैं। यानी कि ऑल दीज एक्टिविटीज आर एक्चुअली हार्मिंग अदर्स। बट उस एक मोमेंट देयर वुड बी नो एक्टिविटी विच वुड हार्म अदर्स। Then he says, fishermen in the cold sea. This is actually a transferred epithet. Transferred epithet का मतलब होता है when there is some inner meaning, कोई deep meaning होता है. The fisherman in the cold sea is referring exploitation, capitalism, would not harm whales. ना वो लोग किसी भी whales को, यानी कि they would not be imbalancing the ecology. अगर whales को मार दिया जाता है तो फिर उससे छोटी मछलियों के साथ में मतलब एक एक करके the entire ecology balance जो है वो खराब हो जाता है. And the man gathering salt would look at his hurt hands. मतलब वो एक सेकेंड के लिए, वो जो एक मोमेंट होगा तब वो देखेगा कि वो सॉल्ट गैदर कर रहा है, मतलब कि इन द परस्यूट ऑफ अर्निंग वो अपने आप को देखना भूल गया. एंड लिटरली अगर हम लिटररी मीनिंग देखते हैं तो सॉल्ट जो है, अगर हम बहुत देर तक सॉल्ट में काम करते हैं तो वो हमारे को बीमारी देता है, हमारे हाथ खुरदरे हो जाते हैं. सो दैट ही वांट्स टू से. Then in the next he says, those who prepare wars, मतलब the war mongers, यानी कि जो लोग वॉर को एडवोकेट करते हैं. ग्रीन वॉर्स यानी कि डिफॉरेस्टेशन. वॉर विथ गैस यानी कि आपके बायोलॉजिकल वेपन्स, ऑल काइंड्स ऑफ वेपन्स. वॉर विथ फायर, all kinds of pollution. They would understand victory with no survivors. पेपर का क्वेश्चन है ये. मतलब they would understand that even though they have succeeded, but उनका जो सक्सेस है that has been futile, वो वेस्ट है. There is no one to enjoy this. And they would put on clean clothes. Clean clothes मतलब प्योरिटी इन थॉट्स, मतलब उनके सोच में चेंज आएगा. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग. यहाँ ब्रदर्स मतलब फ्रेटर्निटी, भाईचारा. मतलब वो जो है यहाँ पर भाईचारा इज नॉट फॉर द ह्यूमंस, here it is for the environment, humans, everything that is present on the earth. सिर्फ इंसानों के लिए यूज नहीं हुआ है ब्रदर्स. ब्रदर्स हैज बीन यूज्ड एज अ कंप्लीट फिगर. दिस इज इन फैक्ट अ सिनेक्डॉक. इट हैज बीन यूज्ड फॉर द एंटायर एनवायरनमेंट, द पीपल, द प्लांट्स, द एनिमल्स, फॉर एवरीवन. और ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर यू आर हैविंग what we call as enjambment. Again, there is no kind of आप देख सकते हो देर इज नो कॉमा, नो फुल स्टॉप. व्हाट नेक्स्ट वो क्या कहता है? व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी. मतलब ही इज नॉट एडवोकेटिंग डेथ. वो ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. मतलब लाइफ जो है दैट विल मूव ऑन, जिंदगी चलती रहेगी. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. मतलब यहां पर उसका कहने का मतलब है ही डजंट वॉन्ट पीपल टू डाई. नो ट्रक विद डेथ मतलब ट्रक, जो सोल्जर्स के डेड बॉडी ट्रक में आती है ना, तो यहाँ पर वो नो ट्रक विद डेथ उससे कह रहा है. मतलब वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों की लाशें आए.
Why? ये वाला अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. If we are not so single minded about keeping our life moving, मतलब सिंगल माइंडेड मतलब सो सिंगल माइंडेड मतलब सेल्फिश. अगर इंसान इतना सेल्फिश नहीं होगा, सिंगल माइंडेड मतलब एक तरफा सोच, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और अगर हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, देन perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death. शायद इस एक मिनट का जो मतलब कि मौन है, दिस 1 minute जो खामोशी है, that would teach us that this ये जो डेथ है, दिस इज नॉट फॉर द अर्थ, इट इज फॉर अस. Indirectly, the human existence is in danger. We will learn that the human existence is in danger. Perhaps the earth, अगर आप देखो तो अर्थ को उन्होंने बड़े में लिखा है. This is because here earth has been personified. Can teach us, मतलब अर्थ हमें सिखाएगा. As when everything seems dead and later proves to be alive. अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, the seasons, the crops, the rotation of day and night, ये सब आपको सिखाता है that there is always a life always moves on. रात के बाद दिन होती है, seasons आपके change होते हैं, आपके जो seeds होते हैं, they grow into crops. This goes on. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I'll go. मैं 12 गिनूंगा, तुम you keep quiet मतलब you introspect yourselves. खुद को खुद से सवाल करो, and then I'll go and give this message to others. In the beginning he has said we will, लेकिन end में उसने कहा है I will. So this is what he wants to say कि अगर हम लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं, if we want that our life should not be threatened, and then what will happen is we need to first of all stop harming the nature. We must not endanger the nature and things which are present in the nature. And for that he advocates कि just for one moment, ज्यादा देर नहीं, सिर्फ एक मोमेंट के लिए you be quiet and then you will understand. एक मिनट का जो खामोशी है, see when you go to the mountains, जब आप mountains वगैरह में जाते हो तो what happens there, you are having a peaceful atmosphere that actually takes you near the nature. हमें नेचर की खूबसूरती पता लगती है. यहाँ पर हम लोगों का क्या है, we all are sitting in our room, we are making noise. नीचे मतलब कि गाड़ियों की आवाजें चल रही हैं, टीवी की आवाज चल रही है, लकड़ियां कट रही है, मतलब we are only in the move, मतलब कि in the pursuit of harming each. And for that only he advocates that there should be mutual understanding and we should stop harming others, because indirectly we are harming ourselves. That's the poem Keeping Quiet. The next concept I'm taking today is application cum biodata. This application cum biodata, when in your paper it comes for 5 marks. ये आपके पेपर के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. एंड टू बी ऑनेस्ट,
कल को अगर आप लोग कभी भी व्हेन यू आर मतलब कि आफ्टर 12th स्टैंडर्ड नेचुरल है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉर द कॉलेज एंड ऑल, इवन इन द कॉलेजेस आपका ये सीवी जो बनाना होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ बाय चांस स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर जॉब एंड ऑल, यही वो सीवी होता है जिनको हम जॉब के लिए भी लेकर जाते हैं. बट इन द कॉलेजेस सब बच्चों से बनवाया जाता है. लास्ट ईयर आई हैड द स्टूडेंट्स, तो एवरी ईयर इट हैपेंस. बच्चे कहते हैं मैम हमें सीवी, तो आई टेल देम कि मैंने आपको 12th में सिखा दिया है, तो यू हैव टू यूज द सेम फॉर्मेट. ये आपका प्रैक्टिकल फॉर्मेट है. ये कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि जो आप यहाँ यूज कर रहे हो वहां यूज नहीं कर सकते. द सेम फॉर्मेट इज यूज एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब. हम बायोडेटा को, या तो हम बायोडेटा बायोडेटा करिकुलम विते, एंड यू कैन सी मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं रिज्यूमे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दम? बायोडेटा होता है एक जनरल, मतलब व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर जेंडर, नेशनलिटी, आपके बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन. वेयरएज करिकुलम विते होता है व्हेन यू आर गिविंग details about each and everything that you have done. जैसे आप स्कूल के अंदर इफ यू वर हेड बॉय, तो हेड बॉय में आपकी क्या क्या, व्हाट वर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर आप किसी स्कूल में काम करते थे, इफ यू वर वर्किंग इन सम एरिया, वहां आपका क्या क्या था. वेर एज रेज्यूमे, हम लोग करिकुलम विते इज यूज एवरीवेयर. जैसे हम लोगों को कुछ भी मतलब ऑनर मिलता है या फिर कहीं पर भी अपना देना होता है. तो अभी मेरा एक रिसेंटली जस्ट डे यस्टरडे ओनली आई हैड वन, मतलब कि आई हैड एन इंक्वायरी फ्रॉम वन ऑफ द कॉलेज, एसएनजी कॉलेज करके मुंबई से. तो उन्होंने मुझे कहा था कि काउंसलिंग के लिए आपको आना होगा. तो दैट इज इन मुंबई, तो आई हैड टू सेंड माई सीवी. whereas resume is only for job purpose. ये जो होता है ये सिर्फ आपके जॉब पर्पस के लिए ही हम यूज करते हैं. बायोडेटा करिकुलम विते कैन बी यूज फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो. आप अपने बोर्ड्स के अंदर, सिंस यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, तो आप अपने बोर्ड्स के अंदर आप जो हो यू कैन यूज द वर्ड बायोडेटा करिकुलम विते और रिज्यूमे, कुछ भी लिख सकते हो. मतलब अगर आपको फैंसी लिखना है तो आप करिकुलम विते लिख सकते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आई एम नॉट वेरी ऑनेस्ट विथ माय स्पेलिंग, तो आप बायोडेटा लिख सकते हो. विल नॉट बी डिडक्टेड एनी मार्क्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन बिफोर वी डू इट, this application cum biodata is a 5 marker question. But two things you need to keep in mind. One is इसमें 2 पार्ट होते हैं. 2 पार्ट होते हैं. चाहे क्वेश्चन में दिया हो राइट एन एप्लीकेशन, तब भी आपको बायोडेटा लिखना है, और नहीं अगर लिखा है तब भी लिखना है. इट कंप्राइजेस ऑफ 2. वन इज एप्लीकेशन और दूसरा बायोडेटा. एप्लीकेशन इज योर कवरिंग लेटर. एप्लीकेशन आपका जो है कवरिंग लेटर होता है, जो आप किसी भी कंपनी या इंस्टीट्यूट या स्कूल में जॉब अप्लाई करने के लिए भेजते हो. और बायोडेटा आपके डिटेल्स होते हैं. तो दोनों जरूरी है. नाउ एप्लीकेशन इज द सेम व्हाट वी हैव फॉर एडिटोरियल, यानी कि 3 पैराग्राफ में हमें लिखना होता है, चाहे वो 2.5 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, तो भी हमें पूरा लिखना है. लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है, अगर आपको क्वेश्चन में डेट निकालना, अपनी एज निकालना सब कुछ आता है, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपने टेक्निकली से लर्न कर रखा होगा ना, तो आप रट के लिख के आकर, अगर आपको बायोडाटा थोड़ा सा बनाना आता है और एप्लीकेशन आप रट के लिख के आओगे, यू विल गेट 5 on 5. वेरएज एडिटोरियल में आपके वोकैबुलरी ग्रामर वगैरह के मार्क्स कट जाते हैं. इसमें आपको टेक्निकली यू गेट 5 on 5. सो इफ यू आर वेरी कीन टू लर्न दिस, आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं. बिकॉज एप्लीकेशन आपको लर्न करके रखना है, आप कहीं पर भी उसी को यूज कर सकते हो. बायोडेटा में आपको चेंजेस लाने होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. फर्स्ट, नाउ
व्हेन वी से व्हाट इज द फॉर्मेट, हमारा फॉर्मेट वही रहता है जो हमारे 10th स्टैंडर्ड में था लेटर राइटिंग का। सबसे पहले हमारा होता है सेंडर्स एड्रेस विच इज इन 2 to 3 लाइन्स। आपका जो सेंडर्स एड्रेस होता है वो 2 से 3 लाइन में जाता है। लाइक अगर आपका एड्रेस है C4 रामपुरी दिल्ली, ऐसे। इवन अगर C4 रामपुरी दिया तो भी आपको दिल्ली अपने आप लिखना है, मतलब you have to see where you are applying. Then the date. Now the date has to be written either in this format, fifth, अगर आप 5 पहले लिखते हो तो TH लगाते हो, 5th जुलाई 2023 या 5th जुलाई कॉन्ट्रैक्शन 23, मतलब ऊपर अपोस्ट्रोफी, या जुलाई 5 2000, अगर आप जुलाई महीना पहले लिख रहे हो डेट बाद में लिख रहे हो तो TH नहीं ऐड होता है। दिस इज अ रूल ऑफ इंग्लिश। अगर आप 5 पहले लिखते हो तो 5th जुलाई होता है, जुलाई 5th नहीं होता, जुलाई 5 होता है। एंड यू कैन नॉट यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला, ये ऐसे फॉर्मूलाज आपके यूज नहीं होंगे। दिस इज इनकरेक्ट, इसके मार्क्स कट जाएंगे। देन लीविंग अ लाइन, यू विल बी राइटिंग टू द पर्सन। आप अब किसी ना किसी को तो रिसीवर जो होगा, मैनेजर हो सकता है, HR मैनेजर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, तो उसका ना उसका जो डेजिग्नेशन है उसको लिखोगे पहले। देन जिस कंपनी स्कूल इंस्टीट्यूट को आप लिख रहे हो उसका नाम, फिर उसका एड्रेस एंड सिटी। दिस शुड बी 3 लाइन्स, मतलब जो मैनेजर प्रिंसिपल है उसके अलावा 3 लाइन में आपका एड्रेस कॉलम आता है। फिर लीविंग अ लाइन सब्जेक्ट, and in the subject you will be writing application for the post of, अब आपकी बुक में, आपकी सॉरी क्वेश्चन में दिया होगा आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उस पोस्ट का नाम यहाँ आ जाएगा। द लेटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स, लेकिन बहुत लंबा नहीं होता है। सर, अब ये सैल्यूटेशन है। अब इसके मार्क्स हमारे जब कैलकुलेट होते हैं ना तो ये ऐसे कैलकुलेट होते हैं, सेंडर्स एड्रेस डेट मैनेजर सब्जेक्ट ये एक, फिर आपका सर, ये पूरा आपका जो ये 1 और ये 1, और 2 मार्क्स का आपका बायोडेटा। तो पहला, आपको कैसे पता लगा कि उस कंपनी में उस स्कूल में नौकरी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फिर सेकेंड पैराग्राफ विल बी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, और वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता, बट फिर भी आप अगर लर्न करके वही लिख देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड देन द कंक्लूजन, एंड टू एंड अप द लेटर थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और आप इनक्लोज करते हो अपना बायोडेटा, अपने एविडेंसेस। So this is the very first part, what we call as application. The very first part is application. The second part is our biodata. Now, ये जो वर्ड बायोडेटा या CV आप लिख रहे हो, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज बायोडेटा और करिकुलम विथे, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। बट वेन यू आर राइटिंग तो दो चीजें होनी चाहिए। वन इज दैट इट शुड बी रिटन इन कैपिटल, मतलब पूरा कैपिटल में होगा। दूसरा, ये बिल्कुल आपका जो पेज है उसके एकदम सेंटर पॉइंट पर आएगा। इट शुड कम इन द सेंटर, द नेम बायोडेटा, राइट। नाउ ऑन अ होल हम क्या क्या लिखते हैं, नेम। अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है हमेशा कि जो हमारा बायोडेटा होता है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इन मेनी ऑफ द बुक्स ऑल्सो आई हैव सीन विच इज रॉन्ग, ऐसे लिखते हैं नेम सुमन,
फादर्स नेम, दिस इज रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग है, बिकॉज यू विल नॉट बी गेटिंग फुल मार्क्स। आप ये समझ लो कि आपका ये पेज है, हम वहां तो वी डोंट ये लाइन नहीं खींचते हैं, ये मैं सिर्फ लाइन खिंचवा रही हूँ जस्ट टू टेल यू, आपको सिर्फ बताने के लिए कि आपका यहाँ नेम है, तो आपको अपने पेज में जगह छोड़कर यू शुड राइट इट इन दिस वे। जो भी आपका डिटेल्स है जो मैं भी आपको करवाऊंगी, मतलब आपकी पूरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इफ यू वांट यू नीड फुल मार्क्स देन यू शुड गिव द प्रेजेंटेशन आल्सो इन द कंप्लीट वे, एंड यू इजीली गेट द मार्क्स। ऐसा नहीं है कि आपको डिफिकल्ट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नाउ सेकेंड इज फादर्स नेम। नाउ इन द क्वेश्चन फादर्स नेम इज नॉट गिवन, आपको लिख के दिया होता है यू आर सुमन और सौरभ फ्रॉम मतलब कि दिस एरिया, आपको सिर्फ इतना ही दिया होता है। मतलब क्वेश्चन में आपका एड्रेस दिया होगा, आपका नाम दिया होगा, लेकिन आपके पिता का नाम नहीं दिया होगा, तो आपको अपने आप ही अपने फादर का नाम जो है वो इन्वेंट करना है, फादर्स नेम। दैट इज व्हाई आई हैव यहाँ पर मैंने दिया दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, this is given in the question, but the father's name is not given, but you have to invent, and you should always use the word Mr. This is one of the major error every time we have। मतलब बच्चे लिखते हैं ए के गुप्ता, क्यों भाई, तुम्हारे फादर का नाम है, पुट दैट इनिशियल मिस्टर। देन फोन नंबर इज ऑल्सो नॉट गिवन, then address will be given in the question, you are Suman Gupta from this area, phone number is not given। Now one more thing which is very important, बच्चे मजाक के लिए अपने फ्रेंड्स का, मम्मी का, पापा का नंबर दे देते हैं, which is wrong, because in the past there have been certain incidents, तो द बोर्ड इज वेरी श्योर कि आप यहाँ पर नंबर नहीं देते हो, यू जस्ट गिव 97123456781111111000, ऐसे नंबर दो बस, एनीथिंग विच इज नॉन एग्जिस्टिंग, नॉट एनीथिंग विच इज एग्जिस्टिंग। देन ईमेल आईडी अगेन इट विल नॉट बी गिवन, आप जो नेम दिया उससे आप बना लो। देन योर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अब ये डेट ऑफ बर्थ मैं सिखाऊंगी आपको कैसे निकालना है, दिस आई टीच यू। देन नेशनैलिटी, अब बोर्ड जब चेक करती है ना तो वैसे चेक करती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रहा। अब आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपके पास हो सकता है आप होटल मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, मे बी यू आर अप्लाइंग फॉर होटल मैनेजर, यू आर अप्लाइंग फॉर अ टीचर। अब आपको कैसे पता होगा व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशंस, तो हम उसे भी लर्न करते हैं। हम एक बॉक्स बनाते हैं, मैं तो बोलती हूँ बॉक्स मत बनाओ, बट इन सम ऑफ द स्कूल्स इट इज मैंडेटरी टू मेक बॉक्स, बट इन द बोर्ड्स देयर इज नो मैंडेटरी, आप मतलब बिना बॉक्स के भी लिख सकते हो, बट स्कूल्स में जैसे कि आपको बॉक्स बनाना है तो बॉक्स बनाते हैं, लाइक इन LPS also the teacher is very particular that box has to be made in green field जैसे there is no need of। तो पहले 10th स्टैंडर्ड किस ईयर किया, आपका नहीं, उस इंसान का जिसके अकॉर्डिंग आप अपना बायोडाटा बना रहे हो, कितने परसेंटेज में किया। नाउ कम स्कूल, अब हमें नहीं पता कि जम्मू में कौन सा स्कूल है, हमें नहीं पता चेन्नई में कौन सा स्कूल है, तो आई जस्ट टेल ऑल द स्टूडेंट्स की एक KV, DAV, DPS, ये आपको दुनिया में सब कोनों में मिल जाएगा, मतलब इंडिया में तो सब कुछ मिल जाएगा, और DPS तो वर्ल्ड के कोनों में भी मिल जाएगा, तो यूज दैट विच इज देयर, एटलीस्ट आपको उस वक्त दिमाग नहीं लगाना। देन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन हमारा जो है, अगर हम BA BCom BSc जाते हैं तो वो DU में है,
लेकिन बाकी होता है बच्चे किसी चीज को भी आईपी मतलब कि डीयू में डाल देते हैं. डीयू डजंट हैव बीटेक, डीयू डज नॉट हैव बीबीए, उनका बीएमएस होता है, बीबीए नहीं होता है. तो मैं इसीलिए बच्चों को कहती हूँ कि आप एक काम करना, आईपी, इस बार भी ऐसा ही हुआ था. एंड द चाइल्ड हैड रिटन शारदा. मैंने कहा शारदा, एसआरएम, एमएटी, इनके अंदर सारे कोर्सेज होते हैं, बस आपको कोर्स का नाम लेना है और वो कहेंगे ये लीजिए है हमारे पास. आप उन्हें कहो हमें बीकॉम करना, वो कहेंगे है. आपको कहो हमें बीएलएड करना, वो कहेंगे है. आपको कहो हमें बीएड करना, वो कहेंगे है. आपको कहो हमें बीटेक करना है. आपको एलएलबी करना है. इसीलिए ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम लिखो जो कभी गलत नहीं होगा. वहां आपका, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा सचमुच में है या नहीं, आपसे आपसे ये देखा जा रहा है वेदर यू नो कि किस कॉलेज में कौन से कोर्सेज होते हैं. एंड देन इफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ से. नेक्स्ट, हमारा जो ग्रेजुएशन होता है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीएचएम, दैट इज बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, ये सब 3 साल का होता है. मतलब अभी आप ट्वेल्थ में हो, ट्वेल्थ के बाद 3 साल लगते हैं आपको ग्रेड्स करने में. लेकिन अगर कोई बच्चा बीटेक कर रहा है, इंजीनियरिंग, बी फार्मा कर रहा है, तो देन इट इज 4 इयर्स. और जितने भी आपके पोस्ट ग्रेड्स होते हैं, मतलब एम कॉम, एम एम एस सी, या फिर एम एस, एम टेक, एवरीथिंग, एम बी ए, सब कुछ 2 साल का होता है. बी एड, बी एड इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ये सब कुछ आपका 2 साल का होता है. यानी कि अगर बीटेक करके अगर इंसान एमटेक करता है तो 4 + 2 इयर्स. अगर बीए करके एमए करता है तो 3 + 2 इयर्स. बीबीए करके एमबीए करता है तो अगेन 3 + 2 इयर्स. सिर्फ जो मेडिकल बच्चे होते हैं उनके आपके जो है 5 साल, और उनका मास्टर्स भी 3 साल होता है, उनका अलग होता है. देन इफ योर क्वेश्चन सेज कि आपके में एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर ये कॉलम आपका आता है कि आप कहाँ काम कर रहे हो और कब से काम कर रहे हो. दिस इज ओनली इफ क्वेश्चन रिक्वायर्स. अगर आपके क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है तो ही आप ये एक्सपीरियंस वाला कॉलम लिखोगे. सिमिलरली सैलरी ड्रॉन भी आपका तभी होगा अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि आप ऑलरेडी वर्किंग हो. सैलरी ड्रॉन मतलब आप अभी सैलरी कितना ले रहे हो. एंड सैलरी एक्सपेक्टेड आता सब में आता है, और उसमें हम लिख देते हैं एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशंस. देन देर आर मेनी क्वेश्चन जिसमें लिखा होता है आपको लैंग्वेजेस आने चाहिए. इसीलिए लैंग्वेजेस नोन, इंग्लिश, हिंदी, एंड समटाइम्स इट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. आप महाराष्ट्र में रहते हो आपको मराठी आनी चाहिए, आप केरला में रहते हो आपको मलयालम आनी चाहिए. हॉबीज, इनमें से कोई भी दो आप लिख सकते हो. देन एक इंपॉर्टेंट कॉलम आता है रेफरेंसेस. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेपर में ये रेफरेंसेस लिखते हो. रेफरेंसेस मतलब किसी का नाम जो आपके लिए पॉजिटिव बोलता है. वी हैव टू गिव 2 नेम्स. वन, कोई भी ऐसा जो एक पोजीशन में हो, डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स, इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल्स, सम गुड एचओडीज. एंड दूसरा कोई भी हो सकता है. नाउ आई हैव रिटन लाइक यहाँ पे डॉक्टर रूपाली, एचओडी ऑर्थो, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है. एंड उनका फोन नंबर, मतलब इसको ऐसे लिखना होता है. एंड देन एनी अनदर नेम, जैसे इसमें मैंने लिखा ब्रदर, और उनका फोन नंबर. देयर आर 2 रेफरेंसेस हैव टू बी गिवन. देन यू कैन ईदर पुट इट इनटू अ बॉक्स और नॉट. मतलब बॉक्स तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है, इट इज नॉट अ फॉर्मेट. बॉक्स सिर्फ प्रेजेंटेशन है, इट इज नॉट अ फॉर्मेट. So this is how an application cum biodata is written. This is the basic format which you have to
अंडरस्टैंड, यही आपका सारे कॉलम्स होंगे, इन्हीं में आपने भरना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. For example, we have done one question. You are Bhavani from 10 Salt Lake. You came across for the post of English teacher in SVM public school with an experience of 5 years. और कैंडिडेट जो है उसको बीएड होना जरूरी है. You find yourself suitable, write an application along with biodata. तो ये मैंने लिखवाया था. दिस इज द कवरिंग लेटर जो हमारा एप्लीकेशन है. सेंडर्स एड्रेस, डेट, receiver's designation, then address. Then leaving a line, subject, application for the post of TGT. Now आप सोच रहे होंगे कि मैम TGT क्या होता है. नॉर्मली जो टीचर्स 6 to 10 के बीच में पढ़ाती हैं, दे आर ऑल बीए के साथ में, या मतलब जो भी उनकी ग्रेजुएशन है उसके साथ उनको बीएड करना पड़ता है. एंड जो गवर्नमेंट का स्केल है ना उसको हम टीजीटी स्केल बोलते हैं. दैट इज ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स. इट इज नॉट अ पोस्ट, इट इज अ स्केल. मतलब उस स्केल पे उनको उनको जो है सैलरी मिलती है. एंड पीजीटीज होते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है. नॉर्मली ये जो टीचर्स होती हैं दे टीच 11th and 12th स्टैंडर्ड, मतलब अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट. बाकी स्कूल्स के अंदर जो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां विदाउट ग्रेजुएशन की टीचर्स भी पढ़ाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है. बट यस, स्कूल्स लाइक डीएवी, डीपीएस, बाल भारती एंड ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑल द केवी स्कूल्स आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कि वो इसी फॉर्मूला से चलते हैं. वहां पर कोई एंट्री नहीं होती है फॉर द टीचर्स हु डोंट हैव एनी जो प्रॉपर आपका क्वालिफिकेशन है. तो टीजीटी का मतलब होता है ग्रेजुएशन विथ बीएड. ठीक है. देन एज आई सेड हमें इसको 3 पैराग्राफ में लिखना है. तो जो हमारा पहला पैराग्राफ है, दिस इज टेलिंग हाउ यू केम टू नो अबाउट द पोस्ट. आई केम अक्रॉस योर एडवर्टीजमेंट. फिर स्कूल में किस चीज की जरूरत है, इंग्लिश टीचर की. एंड आई वुड लाइक टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम. ये आप सेम का सेम हमेशा याद करके रख सकते हैं. बस इंग्लिश टीचर की जगह जो भी पोस्ट आपके क्वेश्चन में होगा वो यहाँ लिखना है बस. मतलब इफ इट इज फॉर प्रोग्रामर तो आप प्रोग्रामर लिख दोगे, एडिटर तो एडिटर लिख दोगे, इंजीनियर तो इंजीनियर लिख दोगे. सेकेंड पैराग्राफ आपका जो है दैट टेल्स अबाउट अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट योरसेल्फ. लाइक मैंने यहाँ लिखा है, आई एम एन आर्डेंट पर्सन हु ऑलवेज लुक फॉर चैलेंजेस. Besides academics, I have participated in various post-curricular activities and have been a debater. आप यहाँ पर debater की जगह sports person भी लिख सकते हो. आप यहाँ पर मतलब कि athlete लिख सकते हो. Then third, ये भी ऐसे का ऐसा ही आप learn कर सकते हो. If given a chance to serve your esteem, अब यहाँ school है क्योंकि हम teaching के लिए कर रहे हैं, आप वहाँ company लिख सकते हो. और बाकी सेम, आई वुड आई अश्योर आई वुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट पोटेंशियल्स एंड प्रूविंग टू बी एन एसेट फॉर द स्कूल. यहाँ एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव एंड, थैंकिंग यू या फिर थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो आप. योर सिंसियरली और जो नेम दिया है वो. फिर हमें एनक्लोज करना, मतलब जब हम ये कवरिंग लेटर देते हैं तो उसके साथ हम अपने बायोडेटा और जितने भी टेस्टिमोनियल्स मतलब एविडेंस, हमारे सर्टिफिकेट्स, उनकी फोटो कॉपी लगाते हैं वो लिखना. फिर जैसे ये आपको मैं बाद में सिखाऊंगी, आई टीच इट इन द नेक्स्ट वन, कि किस किस पोस्ट के लिए कौन सी आपकी जॉब होती है और नॉर्मली कितना हमारा एक सैलरी ब्रैकेट होता है. एंड देन हाउ वी कैलकुलेट द एज. अब जैसे इसमें लिखा 5 साल, ठीक है ना. तो पहले आपने क्या किया होगा, ट्वेल्थ के बाद आपने 3 साल बीए किया होगा, राइट, बिकॉज इंग्लिश टीचर हो, बीए इंग्लिश. फिर आपने 2 साल बीएड किया होगा.
तो 12th में आप कितने साल के थे? 17 साल के, मतलब 17 इज अ यूनिफॉर्म, 18 के भी होते हैं लोग, 17 इज अ यूनिफॉर्म। तो 17 साल में आपने 12th खत्म किया, 3 साल आपके बाद यानी कि 20 साल में आपने बीए खत्म किया, फिर बीएड करना था आपको, आपको 2 साल और लग गए, आप कितने साल के हो गए? 22 ईयर्स, राइट। और उसके बाद आपने 5 साल काम किया, तो अब आपकी करंट एज क्या है? 27 ईयर्स। समझ आ गया? आप 17 ईयर्स के थे जब आपने 12th खत्म किया। When you completed your 12th, you were 17 years. That's a uniform we take. Then for any graduation, it is 3 years. मतलब अगर हम इंजीनियर नहीं है तो 20 साल में हमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर हमने बीएड किया 2 साल, तो हमारी एज हो गई 22, और हमने 5 साल हमने एक्सपीरियंस भी है, तो अभी हमारी करंट एज क्या है? 27 ईयर्स। तो 27 ईयर्स का मतलब हम कब पैदा हुए होंगे? 2023 में से 27 को आप माइनस कर दो, 1996 में पैदा हुए होंगे। और कोई भी एक डेट बनाकर अपना डेट ऑफ बर्थ, लाइक आई हैव पुट हेयर, देखो भवानी, देन मैंने एज डाला 28 ईयर्स, मैंने 1 साल ज्यादा डाल दिया है। नाउ अगर आप 1996 में पैदा हुए थे तो आप 17 साल के कब हुए होंगे? 2013 में, राइट। देन उससे 2 साल पहले आपने 10th खत्म की होगी, यानी कि 2011 में आपने 10th खत्म की होगी। 2011 में, फिर 2013 में 12th, फिर 2016 में आपने ग्रेजुएशन, एंड 2018 में आपने बीएड खत्म किया होगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द years which is given here. This is how we write an application come biodata. So this is how we do our application. That is, one is a covering letter and second one is a biodata. So with this you have completed one. आज का जो हमारा concept था, in this session we have completed keeping quiet and application come biodata.